नमस्कार। आज हम सरकार के 3 स्तंभों और सत्ता के संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम सुनते हैं कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो फैसला लिया। पर कभी सोचा है कि ये सरकार है क्या चीज़? क्या ये कोई एक इंसान है, या कोई बिल्डिंग, या बस एक ख्याल? चलिए आज इसी को थोड़ा कुरेदते हैं। इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए 12वीं सदी के किसी राजा की। वही कानून बनाता है, वही उसे लागू करवाता है, और अगर कोई झगड़ा हो जाए तो आखिरी फैसला भी उसी का होता है। मतलब सारी की सारी ताकत एक ही इंसान के हाथ में। और बस यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है, निरंकुश सत्ता की समस्या। जाहिर है, जब सारी ताकत एक ही जगह पर सिमट जाती है तो उसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी तो बढ़ जाता है ना। तो इसी खतरे को भांपते हुए एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने एक बहुत ही काम की बात कही। उन्होंने कहा, शक्ति को ही शक्ति पर अंकुश लगाना चाहिए। और यही एक लाइन आज के दौर के लोकतंत्र की नींव बन गई। इसी सोच को कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें सरकार की पूरी ताकत को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर हिस्से के पास अपनी आजाद शक्तियां होती हैं। तो सवाल यह है कि यह सिद्धांत हमारे देश भारत में कैसे काम करता है? भारत में सरकार 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है और यही तीनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ये हैं वो 3 स्तंभ। पहला है लेजिस्लेचर, यानी हमारी विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना। इसमें संसद आती है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका। ये सरकार के मंत्रालय होते हैं जो बने हुए कानूनों को लागू करते हैं। और तीसरा और बहुत जरूरी है जुडिशरी, यानी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, जो ये देखते हैं कि जो भी कानून बन और लागू हो रहे हैं वो संविधान के हिसाब से हैं या नहीं। तो चलिए एक एक करके इन स्तंभों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले स्तंभ से, यानी कानून बनाने वालों से, हमारी विधायिका से। विधायिका को जनता की आवाज भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। इनका मुख्य काम है नए कानून बनाना और पुराने कानूनों में जरूरत के हिसाब से बदलाव करना। हमारी संसद के 2 सदन हैं। एक है लोकसभा, जहां सांसद सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं, और दूसरा है राज्यसभा, जो अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा, ये सब सुनने में थोड़ा किताबी लग सकता है। चलिए इसको एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं तो बात एकदम साफ हो जाएगी। हम बात करेंगे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की। ये हम सबके लिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे ऑनलाइन डेटा की सुरक्षा से जुड़ा है। तो कोई भी कानून बनने का सफर कैसा होता है? सबसे पहले बिल को संसद में पेश किया जाता है, फिर उस पर जबरदस्त बहस होती है, सांसद उसमें बदलाव सुझाते हैं। इसके बाद दोनों सदनों में वोटिंग होती है और जब यह बहुमत से पास हो जाता है तो आखिर में राष्ट्रपति की मोहर लगती है और बस बिल एक एक्ट यानी कानून बन जाता है। लेकिन सिर्फ कानून बना देना ही तो काफी नहीं है ना? असली काम तो उसे जमीन पर उतारने का है। और यहीं पर तस्वीर में आता है हमारा दूसरा स्तंभ, कार्यपालिका। अब देखिए, भारत में ये कार्यपालिका भी 2 तरह की है। एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमारे चुने हुए नेता आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री और उनके मंत्री। ये नीतियां बनाते हैं, दिशा तय करते हैं। और दूसरी तरफ है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये होते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स, आईएएस, आईपीएस अफसर, जो रोजमर्रा का काम और उन नीतियों को लागू करना संभालते हैं। तो अब हमारे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। कानून बन गया, अब कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि वो इसे कागज से निकाल कर हकीकत में बदले, पूरे देश में इसे लागू करवाए और ये पक्का करे कि सभी इसका पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो विधायिका ने कानून बना दिया, कार्यपालिका ने उसे लागू भी कर दिया। लेकिन सोचिए, अगर किसी को लगे कि ये नया कानून उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तब क्या होगा? यहीं पर एंट्री होती है हमारे तीसरे और सबसे अहम स्तंभ की, न्यायपालिका। सवाल यही उठता है कि अगर किसी आम नागरिक को लगे कि नया कानून उसके मूल अधिकारों को छीन रहा है तो वो कहां जाएगा? न्यायपालिका को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। इसका मुख्य काम है संविधान और कानूनों का सही मतलब समझाना। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू, यानी ये किसी भी कानून को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर सकती है। भारत में न्यायपालिका की संरचना में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यों में हाई कोर्ट्स और उसके नीचे जिला अदालतें आती हैं। तो हमारे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के मामले में कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। वो ये दलील दे सकता है कि ये कानून उनके निजता के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।
और अगर ऐसा होता है तो अदालत उस कानून की वैधता की पूरी तरह से जांच करेगी। वो देखेगी कि कहीं यह कानून संविधान की सीमाओं को लांघ तो नहीं रहा। इस तरह न्यायपालिका न सिर्फ संविधान की रक्षा करती है बल्कि आम नागरिक के अधिकारों की भी रक्षा करती है। तो जैसा कि हमने देखा, ये तीनों स्तंभ अलग थलग काम नहीं करते, ये लगातार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये एक तरह का संतुलन साधने वाला एक्ट है, एक डेमोक्रेटिक बैलेंसिंग एक्ट। सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि कोई भी एक स्तंभ अकेले कुछ नहीं कर सकता। ये तीनों जब एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं, एक दूसरे पर नजर रखते हैं, तभी ये पूरा सिस्टम ठीक से चल पाता है। और इसी को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। सोचिए कितना मजेदार है। विधायिका कानून तो बना देगी, पर न्यायपालिका के पास ताकत है कि वो उसे खारिज कर दे। कार्यपालिका कानून लागू करती है, लेकिन उसे विधायिका को जवाब देना पड़ता है। और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है, पर उसके जजों की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। देखा सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं, जो सोचना बहुत जरूरी है। अगर इन तीन मजबूत स्तंभों में से एक भी, सिर्फ एक भी कमजोर पड़ जाए, तो क्या हमारे लोकतंत्र की ये इमारत सीधी खड़ी रह पाएगी?